हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम तरंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं कि तरंग क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ या डिस्टरबेंस जो बिना रूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है और बिना पदार्थ के स्थानांतरण के ऊर्जा और संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसे ही हम लोग तरंग कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तरंग क्या है? तो किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो बिना रूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है और बिना पदार्थ के स्थानांतरण, यानी पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, लेकिन ऊर्जा और संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा है। तरंग संचरण में माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, वे केवल अपनी मूल स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। ठीक है, यानी पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन उसके जो कण है, पार्टिकल है, आगे पीछे या ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। क्लियर है? तो वो क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। तो तरंगों का मुख्य वर्गीकरण। तरंगों को मुख्य रूप से दो आधारों पर बांटा गया है। एक है माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, यानी पहला हमारा यांत्रिक तरंगे, जिसे हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए भौतिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव्य या गैस अनिवार्य होता है। ये तरंगे निर्वात में गति नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए ध्वनि तरंगे, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, जैसे पानी के ऊपर अगर आप पत्थर मारते हैं तो देखिए उसमें कुछ तरंगे उत्पन्न होते हैं। भूकंपीय तरंगे, कंपन होता है, etc। तो ध्वनि तरंगों को और जल की सतह पर उत्पन्न तरंगों को और भूकंपीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ये तरंगे वहीं पर उत्पन्न होगी जहाँ पे ठोस, द्रव्य या गैस अनिवार्य रूप से हो। अगला है ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चल सकती हैं, यानी माध्यम हो तो भी चलेगी, माध्यम नहीं हो तो भी चलेगी। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर, यानी कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें आदि। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं वे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्लियर है? ट्रांसवर्स तरंगे यानी व्याव। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये तो हो गया माध्यम के आधार पर कि जहाँ पे माध्यम होगा और कहाँ पे माध्यम नहीं होगा। क्लियर है? अगला है कणों के कंपन की दिशा के आधार पर। इसको कैसे जानेंगे? तो देखिए, एक अनुप्रस्थ तरंगे अभी आपको बताएं, तो जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हो, यानी 90 डिग्री पर हो,
कंपन करते हों तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ये तरंगे श्रृंग यानी क्रेस्ट, शीर्ष और गर्त निचला भाग के रूप में आगे बढ़ते हैं। यानी कैसे? ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो जो श्रृंग है ना, ऊपर वाला भाग कहलाता है श्रृंग। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट हो गया श्रृंग, ये जो ऊपर का पार्ट है ना ये श्रृंग हो जाएगा, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको गर्त कहते हैं। ये हो गया गर्त, ये हो गया शीर्ष, और ये हो गया गर्त, नीचे वाला भाग। क्लियर है? अगला है आपका विशेषता। ये केवल ठोसों में और द्रवों की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। कहाँ पे? यह केवल ठोस और द्रवों की ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि इनके लिए माध्यम में दृढ़ता होनी जरूरी है, यानी कठोरता होनी जरूरी है। ये द्रव्य के भीतर या गैसों में उत्पन्न नहीं होती, द्रव्य के अंदर में या गैस के अंदर में उत्पन्न नहीं होती। उदाहरण, पानी की सतह पर बनी तरंगे। जो पानी पे जो हम लोग पत्थर मारते हैं और ऊपर में देखते हैं कि थोड़ा सा तरंग होता ना, आप देखे होंगे कि जब पानी पत्थर मारते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे तरंग बनते जाता है। ठीक है। तो ये कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। फिर क्या है? सितार के तार की तरंगे, जब हम लोग सितार बजाते हैं। और प्रकाश तरंगे, ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, और ये ठोस और द्रवों की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। अगला है हमारा अनुदैर्घ्य तरंगे। तो जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर हो, यानी 180 डिग्री पर हो और वो कंपन करते हो, तो उसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ठीक है। ये तरंगे संपीड़न यानी उच्च दाब का क्षेत्र और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ते हैं, यानी ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये समांतर के रूप में है, तो उच्च दाब और निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बढ़ते रहते हैं। ये तरंगे तीनों माध्यम जैसे ठोस, द्रव्य और गैस में चल सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में चल सकती है, और अनुप्रस्थ तरंगे ठोस और द्रव्य के ऊपरी सतह पे ही चल सकती है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंगे, जो हम लोग बोलते हैं या साउंड उत्पन्न करते हैं। पत्थर को पत्थर से बजाना, चाहे घंटी बजाना, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने पर जो उत्पन्न होता है तरंगे, ये सब क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे। चलिए आगे कुछ समझते हैं। तरंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पहला नाम आता है आयाम। आयाम यानी एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है क्या? तो तरंग संचरण के समय क्या? तो तरंग संचरण के समय माध्यम के कण का अपनी मूल स्थिति से एक और होने वाला अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इसका SI मात्रक मीटर है। तो आयाम क्या है? तरंग संचरण, जब तरंग संचारित होती है तो माध्यम के कण का अपनी मूल स्थिति से एक और होने वाला अधिकतम विस्थापन, यानी कितना दूर तक वो जा सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो कहलाता है आयाम। और इसका SI मात्रक क्या होगा? मीटर, क्योंकि डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तरंग दैर्घ्य, ये क्या है? तो दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका SI मात्रक भी मीटर होता है। इसे अक्सर एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है
10⁻⁻10 मीटर। कहना ये चाह रहा है कि ये जो ऐसे ऐसे जाता है ना, तो आयाम तो हो गया कितना दूर तक जा सकता है, ये वाला पार्ट कितना दूर तक जा सकता है वो तो आयाम हो गया। लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं तरंगदैर्घ्य, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। क्योंकि लिख रहा है ना कि दो लगातार श्रृंग, इसको बोलते हैं ना श्रृंग, ये श्रृंग और ये श्रृंग, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला है हमारा आवर्तकाल। ये आवर्तकाल क्या है, तो माध्यम के किसी कण द्वारा एक पूरा कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसका मात्रक सेकेंड है। यानी ये जो कंपन हो रहा है, जैसे पत्थर पे मारे, पानी पत्थर मारे, तो 1 सेकेंड में वो कितना बना रहा है, कंपन कर रहा है या वाइब्रेशन कर रहा है 1 सेकेंड में, उसी को बोलेंगे आवर्तकाल। आवृत्ति क्या है, तो माध्यम का कोई कण 1 सेकेंड में जितने पूरे कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आवर्तकाल क्या हो गया, तो माध्यम के किसी कण द्वारा एक पूरा कंपन करने में, पूरा जो कंपन करने में जो भी समय लगेगा, ठीक है, पूरा कंपन करने में जो समय लगेगा उसे आवर्तकाल कहेंगे। आवृत्ति क्या हुआ कि नहीं, हमको सिर्फ 1 सेकेंड में बताओ कि वो कितना कंपन किया, तो 1 सेकेंड में जितना कंपन करेगा उसको आवृत्ति, और जितना टाइम लग रहा है पूरा कंपन करने में उसको बोलेंगे आवर्तकाल। तो आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, या प्रति सेकेंड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n बराबर 1/t। क्लियर है? तो n यहाँ पे हो गया आवृत्ति और t का मतलब हो गया टाइम, यानी आवर्तकाल। आगे है हमारा तरंग वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध। तो तरंग वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य, यानी v बराबर n इंटू लैम्डा। तो तरंग वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। अब है विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम, यानी परीक्षाओं में इनका क्रम और खोजकर्ताओं के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ आवृत्ति के बढ़ते क्रम में इसको दिखाया गया है। तो चलिए इसे ध्यान से पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किसकी खोज किसने की है। तो पहला है रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी। इसका उपयोग क्या है, तो रेडियो और टीवी संचार में इसका उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंग का। दूसरा है माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव की खोज किसने की, तो हर्ट्ज ने की। रडार प्रणाली और माइक्रोवेव ओवन में इसका उपयोग होता है। तीसरा है हमारा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें की खोज हर्शल ने किए थे और इसका उपयोग रिमोट कंट्रोल, कोहरे में फोटोग्राफी और सिकाई में किया जाता है। अगला है हमारा दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन साहब ने किया था। वस्तुओं को देखने में विबग्योर स्पेक्ट्रम, यानी होता है ना बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नीला, इंद्रधनुष में जो रंगें होती हैं उसके लिए। अगला है हमारा पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें की खोज रीटर साहब ने किया था। क्यों, तो इसका उपयोग हुआ था बैक्टीरिया नष्ट करने, नकली नोटों की जांच करने में। अगला है हमारा एक्स किरणें। एक्स किरणें की खोज रोएंटजन ने किया था। किसने, रोएंटजन। इसका उपयोग चिकित्सा में, हड्डी टूटने की जांच में और सुरक्षा जांच में इसका उपयोग किया जाता है एक्स किरणें का। अगला है हमारा गामा किरणें। गामा किरणें की खोज
बैकुरल और विलार्ड ने किया था। बैकुरल और विलार्ड ने उपयोग कैंसर के इलाज में, रेडियोथेरेपी और नाभिकीय अभिक्रियाओं में इसका उपयोग किया गया था या किया जाता है। अगला हमारा यहाँ पर नोट है कि गामा किरणों की आवृत्ति और वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो गामा किरणों की आवृत्ति ज़्यादा होती है और भेदन क्षमता अधिक होती है, और रेडियो तरंगदैर्घ्य की लंबाई सबसे अधिक होती है, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबे होते हैं रेडियो तरंगे के। 5वां पॉइंट है तरंगों के प्रमुख गुण। तो तरंगों का गुण क्या है? तो परावर्तन। जब कोई तरंग किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो उसे तरंग का परावर्तन कहते हैं। जैसे इको या प्रतिध्वनि, देखते हैं कि कहीं रूम में या पहाड़ों पे हम चिल्लाते हैं तो हमारा आवाज वापस आता है, तो हो गया परावर्तन। अपवर्तन क्या है? जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है और वह अपने से विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस दौरान तरंग की आवृत्ति कभी नहीं बदलती, केवल वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है। तो अपवर्तन क्या है? तो जब एक तरंग एक माध्यम से कहाँ जा रहा है? दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो उसकी क्या होगी? उसकी स्पीड बदल जाएगी, ठीक है, यानी चाल बदल जाएगी, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। यानी जाना चाहिए तो मान ली कि यहाँ बोले जाना चाहिए था इधर, शायद इधर चला जाए, ठीक है, तो इसका मार्ग बदल गया और मार्ग से विचलित हो गया। तो इस दौरान तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है, यानी 1 सेकेंड में जितना उसको कंपन करना चाहिए था वो कंपन कर रही है, तो आवृत्ति बदलती नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। और वेग और तरंगदैर्घ्य बदलते हैं, उसका स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगला है आपका व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके आरोपण से किसी बिंदु पर ऊर्जा अधिकतम तो कहीं न्यूनतम हो जाती है। उदाहरण के लिए पानी की सतह पर तेल का चमकना, पानी की सतह पर तेल की बूंदों का चमकना, तो क्या होता है? व्यतिकरण कहलाता है। ये व्यतिकरण के कारण होता है, पानी की सतह पर तेल की बूंदों का चमकना। विवर्तन। ये विवर्तन क्या है? तो तरंग का किसी तीक्ष्ण किनारे या अवरोध से टकराकर उसकी छाया में मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए दरवाजा बंद होने पर भी बाहर की आवाज मुड़ कर आना। जैसे बाहर में मान लीजिए ये दरवाजा लगा हुआ है, बाहर में लोग कोई बात कर रहे हैं, तो इसका साउंड कहीं भी अगर जगह है तो इधर से भी आ सकता है और हमें सुनाई दे देता है, तो ये हो गया विवर्तन। ध्रुवन। ये ध्रुवन क्या है? तो यह केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। इससे तरंग के कंपन को एक निश्चित दिशा में सीमित किया जाता है। ध्रुवन से ही सिद्ध होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता क्योंकि वह अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ध्रुवन क्या है? यह केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। इससे तरंग के कंपन को एक निश्चित दिशा में सीमित किया जा सकता है, यानी इसको फिक्स कर दिया जाता है एक डायरेक्शन में। चलिए अगला है हमारा परीक्षा के लिए मुख्य कुछ पॉइंट हैं। तो माध्यम का प्रभाव। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता, बाकी वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। ध्वनि
और प्रकाश के बारे में। तो ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसे माध्यम चाहिए, जबकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जो निर्वात में भी चल सकता है, यानी इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश को। सोनार, सोनार क्या है? इसमें पानी के भीतर दबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है जो ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। किस पे? ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। रेड शिफ्ट, ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाने के लिए प्रकाश तरंगों के डॉपलर प्रभाव रेड शिफ्ट का उपयोग किया जाता है। यानी जिस तरह से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है उसे लोग डॉपलर प्रभाव का नाम देते हैं, यानी उनका विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही।